सो यहाँ पे हमने टाइप डेफ देखा, टाइप डेफ से हम इस बड़े जो भी नाम है उसको हम एक छोटे से नाम में असाइन कर दे रहे हैं ताकि हमें स्ट्रक्चर को यूज करने में इजी हो। ठीक है, तो एक एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे, एडिशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैथ्स में पढ़ा है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में वही दो पार्ट होता है, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। आई से इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट प्लस आई इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं। ठीक है, यस मैम। तो यही तो हमें पता है कि रियल और इमेजिनरी दो पार्ट है, तो हम एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यहाँ पे देखो हम टाइप डेफ से स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप डेफ स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखा है, कोई नाम नहीं दिया है, डायरेक्टली उसको टाइप डेफ कर दिया कॉम्प्लेक्स से। ठीक है, जैसे हम कॉम्प्लेक्स लिखेंगे मतलब हम इस स्ट्रक्चर को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें दो मेंबर्स है, रियल और इमेजिनरी, जो कि फ्लोट टाइप के दोनों ही हैं। ठीक है, और मेन में हमने C1, C2, C3 तीन वेरिएबल्स असाइन किया है, वेरिएबल डिक्लेयर किया है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर टाइप का, इस स्ट्रक्चर टाइप का जिसका कि नाम हमने कॉम्प्लेक्स दिया है। ठीक है, हमने ये हमारा डेटा टाइप है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और हमने तीन वेरिएबल उसके असाइन कर लिए, तीन वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिए। क्लियर है, तो इस वेरिएबल के डिक्लेयर होते ही कितना मेमोरी स्पेस एलोकेट होगा, कितना मेमोरी एलोकेट होगा स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को कितना मेमोरी एलोकेट होगा बताओ तुम लोग। दो मेंबर्स है, दोनों ही फ्लोट टाइप का है, कितना एलोकेट होगा। रियल 8 मैम। 8, रियल को 4 बाइट चाहिए क्योंकि वो फ्लोट टाइप का है, और इमेजिनरी को भी 4 बाइट चाहिए क्योंकि वो भी फ्लोट टाइप का है। तो 4 + 4 8, टोटल इसके मेंबर्स को 8 बाइट मेमोरी चाहिए। तो जैसे ही C1 डिक्लेयर होगा उसको 8 बाइट ऑफ मेमोरी एलोकेट हो जाएगा, C2 को भी और C3 को भी 8 बाइट्स ईच। ठीक है, जितना इस स्ट्रक्चर को रिक्वायरमेंट है। तो हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, मेमोरी में उसको स्पेस असाइन हो गया। आप क्या करेंगे, उसमें वैल्यू डालेंगे। ये वही कर रहा है scanf %f क्योंकि दोनों ही फ्लोट टाइप का है। C1.real, ये C1 का रियल पार्ट को रेफर कर रहा है, और C1.imaginary, तो पहले C1 में वैल्यू डाल रहे हैं और रेफर कैसे कर रहे हैं डेटा मेंबर्स को, वेरिएबल के डेटा मेंबर्स के लिए डॉट ऑपरेटर से हम उसको रेफर कर रहे हैं। तो हम C1 के रियल पार्ट में पहले वैल्यू डाल पाएंगे और फिर C1 के इमेजिनरी पार्ट में। सिमिलरली C2.real एंड C2.imaginary। ठीक है, उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन का है। यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिया, उसका वैल्यूज असाइन कर लिया। अब तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया है C3। ठीक है, C3 में हम क्या कर रहे हैं, C1 + C2 कर रहे हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन डालना है। तो इसलिए C3 के कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिशन होता है वो इसी तरह होता है ना कि रियल पार्ट को रियल से ऐड करते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी से ऐड करते हैं। ये वही कर रहा है। C1.real में क्या जाएगा, C1 + real + C2 + real, यही जाएगा। C1 और C2 के रियल पार्ट को ऐड करके C1.real में डाला, और C3.imaginary में C1 के इमेजिनरी पार्ट और C2 के इमेजिनरी पार्ट का समेशन को डाल दिया। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन यहाँ पे हो रहा है यूजिंग स्ट्रक्चर, फिर उसको प्रिंट कर दे रहा है। प्रिंट में ये %f, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे ही डिनोट करते हैं, इसलिए उसको स्क्रीन पे दिखाने के लिए वैसे ही लिख रहा है, इमेजिनरी पार्ट प्लस i इंटू रियल पार्ट प्लस i इंटू इमेजिनरी पार्ट, ये प्रिंट कर देगा। क्लियर ये कोड? यस मैम। ठीक, सो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। ये भी एग्जांपल है आपका डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। किसी भी पॉइंट को जब आप कोऑर्डिनेट में दिखाते हो, किसी भी स्टेबल किसी भी पॉइंट को आप 2D प्लेन में जब दिखाते हो, 2 डायमेंशनल प्लेन में, तो उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होता है ना। तो वही ये बोल रहा है, किसी एक पॉइंट को आपको दिखाने के लिए x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू होता है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। यस मैम। तो वही है, वो एक पॉइंट के लिए स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा है, क्योंकि उसका दो पार्ट्स है, दो मेंबर्स है, तो इसलिए इसने पॉइंट नाम के स्ट्रक्चर ही डिफाइन कर लिया। स्ट्रक्ट कीवर्ड और पॉइंट उसका स्ट्रक्चर का नाम लिया, और उसके अंदर दो डेटा मेंबर्स डाला है, x और y, जो कि इंटीजर टाइप के। ठीक है, एक स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया। अब क्या कर रहा है, मेन में पॉइंट का वैल्यू डाल रहा है ताकि उसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल सके। ठीक है, तो स्ट्रक्ट पॉइंट और pt नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। pt वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है जो कि स्ट्रक्ट पॉइंट टाइप का है, स्ट्रक्चर टाइप का है। ठीक है, स्ट्रक्ट पॉइंट।
अब क्या कर रहे हैं, पीटी के एक्स और वाई में वैल्यू डालना है, तो उसने वही किया, पीटी डॉट एक्स और पीटी डॉट वाई करके एक्स और वाई को रेफर करके उसमें वैल्यूज डाल दिया। अब क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस का यहाँ पे इसने डिस्टेंस नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कि जो कि डबल टाइप का है, इक्वल्स टू लिखा है स्क्वायर रूट फंक्शन इसने यूज किया है, maths डॉट एच में वो डिफाइंड है। यही करते हैं ना, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, x माइनस x1 का रूट ओवर x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना। x और y पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0, है ना। यस मैम, सही है। सही है, तो वही x माइनस x1, तो x1 0, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट ओवर, तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया और उसको प्रिंट कर दिया। तो मैथमेटिकल पार्ट तो जो है तो आप समझ ही रहे हो, यहाँ पे बेसिकली स्ट्रक्चर का यूज करके इस प्रोग्राम को बनाया गया है। आप बिना स्ट्रक्चर का भी बना सकते थे, बट स्ट्रक्चर की हेल्प से इसने एक पॉइंट का स्ट्रक्चर बना लिया है, उसके दो पार्ट्स को, और उसका डिस्टेंस कैलकुलेट किया। सिमिलरली नेक्स्ट कोड को हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, देयर आर सम एडिशनल फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। 2-3 एडिशनल फीचर जो कि हम देख लेते हैं। एडिशनल फीचर ये है कि आप जब भी एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, उसका कोई वेरिएबल का वैल्यू डालते हैं, तो एक स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल को किसी दूसरे स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। मतलब जैसे x इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, तो आप लिख देते हो ना y इज इक्वल टू x, ऐसा लिखते हो, x इज इक्वल टू 5, मतलब x में 5 असाइंड है, तो आप y इज इक्वल टू 5x लिख देते हो। क्या हो गया, y में x का वैल्यू असाइन करना। उसी तरह ये वही कह रहा है कि स्ट्रक्चर टाइप के किसी भी वेरिएबल में दूसरे स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में है, स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, s1 एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया जो कि स्टूडेंट स्ट्रक्चर टाइप का है, उसमें वैल्यू डाला गया। Am I audible? Yes, ma'am. S1 एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ जो कि स्टूडेंट स्ट्रक्चर टाइप का था, उसमें वैल्यूज इनिशियलाइज हुए, ठीक है। अब दूसरा S2 वेरिएबल डिक्लेयर हुआ जो भी स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का ही है, S2 को वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हुआ, यहाँ पे लिख दिया गया S2 इक्वल्स टू S1। तो S2 जो वेरिएबल है स्टूडेंट स्ट्रक्ट टाइप का, उसमें S1 वेरिएबल जो स्टूडेंट स्ट्रक्ट टाइप का, उसके वैल्यूज को हम असाइन कर सकते हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं, ये एक वैलिड स्टेटमेंट है। इससे क्या होगा, जो वैल्यूज S1 में है, S1 डॉट नेम में लिखा है जॉन, तो S2 डॉट नेम में भी जॉन आ जाएगा। S1 डॉट ID में लिखा है 1 2 2 3, तो S2 डॉट ID में भी 1 2 2 3 असाइन हो जाएगा। और S1 डॉट CG में 9.8 है, तो S2 डॉट CG में भी 9.8 आ जाएगा। ये सिंपली ये कह रहा है कि स्ट्रक्चर का एक प्रॉपर्टी है कि आप एक स्ट्रक्चर वेरिएबल को का वैल्यू दूसरे स्ट्रक्चर वेरिएबल से असाइन कर सकते हैं, ठीक है। बट कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल, दो स्ट्रक्चर को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आपने वैल्यू तो डाल दिया, आप चेक करना होगा कि S1 का वैल्यू S2 के बराबर है कि नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, ये तरीका गलत है, आप ऐसे चेक नहीं कर सकते। एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर से कंपेयर हम डायरेक्टली कंपैरेटर ऑपरेटर से नहीं करते, क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, डबल इक्वल टू, तो ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते स्ट्रक्चर के साथ। अगर हमें कंपेयर करना है तो क्या करेंगे, ये कर सकते हैं। S1.id नंबर, यहाँ पे पूरा कोड तो नहीं लिखा है, इफ एल्स पार्ट में बस लिखा है, इफ S1.id नंबर इक्वल्स टू S2.id नंबर, पर्टिकुलर मेंबर्स के वैल्यू को हम असाइन कंपैरिजन करके चेक कर सकते हैं कि दोनों सेम है या नहीं। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है ना, अच्छा बताती हूँ। ये यहाँ पे कहा गया कि S2 इज इक्वल टू S1 करने पे ये जो S1 के अंदर का वैल्यू है वो S2 के अंदर का वैल्यू हो जाएगा इस ऑपरेशन की मदद से। ये असाइनमेंट ऑपरेटर, इससे आप भली बात ही वाकिफ है। जो मैंने बोला कि x इज इक्वल टू 5 लिखा है तो y इज इक्वल टू x लिखते तो y में भी 5 का वैल्यू चला आता है, तो वही है, S1 में आपने वैल्यू डाला और S2 इज इक्वल टू S1 लिखा, तो S2 में भी ये सारा वैल्यू असाइन हो जाएगा, S2 वेरिएबल में भी ये सारा असाइन। यहाँ तक तो क्लियर है? यस मैम। इसके बाद कह रहा है
इसके बाद कह रहा है कि अब असाइन तो कर दिया, आप चेक कैसे करोगे कि S2 का वैल्यू S1 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो चेक करने के लिए हम ऐसा करते हैं ना, x इज इक्वल्स टू y, ऐसा लिखते हैं ना। अगर सिंपल वेरिएबल के टर्म में बात करें तो x इज इक्वल्स टू y लिख के चेक कर लेते हैं कि x का वैल्यू y के बराबर है कि नहीं है। ये जो डबल इक्वल टू है इसका नाम क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर। ये करता है ना, कंपेयर करता है कि इस साइड का वैल्यू इस साइड के बराबर है कि नहीं। लेकिन इस ऑपरेटर को आप स्ट्रक्चर के साथ नहीं यूज कर सकते हो। दिस इज नॉट अप्लाइड विद टू स्ट्रक्चर्स। इस तरह से लिखने से ये चेक नहीं होगा, ये एक इनवैलिड स्टेटमेंट हो जाएगा और आपका एरर क्रिएट होगा। तो अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करोगे, S1 में कितने मेंबर्स हैं, 1 2 3 मेंबर्स हैं, नेम आईडी और सीजी। तो S2 में भी 3 मेंबर्स होंगे, नेम आईडी और सीजी। तो आपको S1 के पर्टिकुलर मेंबर्स को S2 के पर्टिकुलर मेंबर से चेक करना होगा कि S1.name is equals to S2.name or not, S1.id number is equals to S2.id number or not, S1.cg is equals to S2.cg or not। आपको डायरेक्ट ये कंपैरिजन ऑपरेटर ना लगाते हुए ईच मेंबर्स को, S1 के मेंबर्स को S2 के मेंबर्स से चेक करना होगा, जो कि यहाँ पे किया गया है। S1.id number is equals to S2.id number or not, and S1.cg is equals to S2.cg or not। और तीसरा मेंबर जो है वो कैरेक्टर टाइप का है, तो उसको कैसे कंपेयर करेंगे, दो कैरेक्टर को कंपेयर करने के लिए एक फंक्शन आता है स्ट्रक्ट कॉम। ठीक है, स्ट्रक्ट कॉम आपको स्ट्रिंग का जो नोट्स दिया है उसमें ये है, स्ट्रक्ट कॉम करके नाम को कंपेयर कर रहे हैं। ये फंक्शन दो नाम को कंपेयर करके बता रहा है।